वर्स्ट डील दैट यू हैव मेड? कहीं पे शायद हो सकता है कि खुद के पैसे फंस गए हो आपके। यार वर्स्ट डील तो मेरी ये थी कि मैंने यहाँ से बैठे बैठे दुबई में इन्वेस्ट कर तेल के कुएं में इन्वेस्ट कर दिया क्या आपने? तेल के कुएं में कह सकता हूँ, ये कह सकते हो। वहाँ पे जाके किसी ने तेल के कुएं में आग भी लगा दी। अगर आपको बोला जाए कि आज आपको पैसे, खुद के पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ पे ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उनको रातों रात प्रॉफिट मिल जाएगा। उनकी एयरपोर्ट आ रहा है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करो तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंस होगी, आप अपने सामने अपना पैसा मल्टीप्लाई होता देखो। वो आपका 2x भी जाएगा, 4x भी जाएगा, और अगर उस जगह में पोटेंशियल होगा तो वो आपका 10x भी जाएगा। If you talk about profitable deals, तो what would be your suggestion? न्यू लॉन्चेस में आप इन्वेस्ट करो। जो नोएडा में सबसे ज्यादा सपोर्ट आज के टाइम पे जो थोड़ा पुश दे रहा है वो है आईटीज। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बिग फोर्स हैं, उन सबके ऑफिसेज यहाँ पे आ रहे हैं। And expectation जो हमारी जेवर एयरपोर्ट से है, what do you think about that? कोई भी जगह को उठाने के लिए ना सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है वो है आपका एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट से मेगा प्रोजेक्ट तो कोई गवर्नमेंट और कुछ प्रपोज कर ही नहीं सकती। What if अगर ये जेवर एयरपोर्ट की जितनी हाइप है उस तरीके से वो रिजल्ट ना कर पाए? How is it disadvantage to people who've gotten property there? So, आयुषराज, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जेवर इज़ नॉट, इट्स अ गोल्ड माइन। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जेवर गोल्ड माइन है। तो ये क्या एक्चुअली इससे पैसा बन रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं जेवर के आसपास, या ये सिर्फ ऐसे हाइप है कि मतलब लोग बस पैसा, क्योंकि उनको पैसा इन्फ्लेट करना है तो इसलिए वो लोग इस हाइप बना रखी है? वेल, ये देखा जाए तो ये दोनों ही है। ओके, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लोग हाइप बना रहे हैं, या आप थोड़ा सा हाइप को गलत तरीके से बता रहे हो। ओके, यहाँ हाइप है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उनको रातों रात प्रॉफिट मिल जाए, उनके एयरपोर्ट आ रहे हैं। ओके, हाँ, ऐसा टाइम था वहाँ पे जब, जिस टाइम पे ये 2021 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तब तक क्या सिनारियो था कि मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा था, बट एयरपोर्ट की न्यूज़ इस तरीके से फ्लोट हो रही थी। तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी 5,000 या 7,000 रुपये मीटर की थी, रातों रात वो आपका 14,000, 15,000, 16,000 रुपये मीटर तक ट्रेड होती थी। ओके, ठीक है, मतलब वहाँ पे चेंजेस ही कुछ इस तरीके से आए थे कि 2-4 महीने, 4-6 महीने के अंदर ही अंदर रेट्स बिल्कुल डबल हो गए थे। ओके। तो जहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी आ चुकी थी कि मतलब हमारे को रातों रात, हमने आज इन्वेस्ट किया तो हमारे नेक्स्ट वीक हमारे को कुछ और ज़्यादा बेटर एप्रिसिएशन मिल जाएगा, पैसा हमारा डबल हो जाएगा। बट ये है, यहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया है। ओके, इनिशियल ईयर्स में तो बहुत कमाया है। मतलब जो इनिशियल स्टार्ट थी, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 2021, तो 21 से लेके 2023 तक लोगों का पैसा डबल नहीं, मतलब 3 गुना 4 गुना होता देखा है मैंने। ओके, बिकॉज उस टाइम पे वहाँ प्लानिंग हो रही थी, वो डिफाइन करी जाती कौन सी लैंड्स कहाँ कहाँ, जो जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड्स थी लोगों ने बहुत कमाया उसमें। ओके। जो एक टाइम पे आपका 1,000-1,200 रुपये स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से, जो गजों के हिसाब से मिलती थी, वो उस टाइम पे आपका जो ट्रेड होने लगी थी 4,000-4,200 रुपये गज तक हुई। ओके। तो काफ़ी कमाया लोगों ने। एंड अगर आपको बोला जाए कि आज आपको पैसे, खुद के पैसे इन्वेस्ट करने, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू पीपल और फॉर योर ओन सेक? न्यू लॉन्चेस में आप इन्वेस्ट करो। क्यों? ठीक है, आज के टाइम पे वहाँ पे न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। ओके। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो वहाँ पे करीबन 7 से 8 न्यू लॉन्चेस आए हैं, जहाँ लोगों ने अच्छा पैसा मतलब कमाने की उनको मतलब स्कोप है। ठीक है, उससे पहले इस एरिया में क्या था, लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं थे। ऑप्शंस क्या थे? या तो रेजिडेंशियल प्लॉट, या इंडस्ट्रियल प्लॉट, या फिर सेमी कमर्शियल प्लॉट्स। नहीं तो अपना उठा के एग्रीकल्चर लैंड में डाल दो। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रॉफिटेबल डील्स, मतलब मुझे पता है कि आप पर्सनली बहुत टाइम से यू हैव बीन इनटू रियल एस्टेट, सो व्हाट डू यू थिंक इज द, यू नो, इट्स अ प्रॉफिटेबल डील फॉर यू, एंड योर मोस्ट प्रॉफिटेबल डील, और मे बी योर वर्स्ट डील दैट यू हैव मेड? आपकी सबसे अच्छी और सबसे खराब डील्स कौन सी रही हैं? मेरी सबसे अच्छी डील तो एग्रीकल्चर लैंड की। ओके। एक टाइम पे मैंने वो परचेज, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ ही था। ओके। जो आपका दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे और जो यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने का, जो कनेक्टर का जो काम जा रहा था, उसकी लैंड एक्विजिशन होना था। ओके। तो उस टाइम पे वहीं पे एग्रीकल्चर लैंड हमने परचेज करी थी, ऐसे ही कितना 1,200-1,300 रुपये गज के हिसाब से। ओके। ठीक है, आते आते जब तक वहाँ पे एक्विजिशन हुआ, फिर वहाँ पे कौन सी लैंड बचाई जाती है, ये सब बहुत चीज़ें होती हैं। ओके। ठीक है, उस लैंड का प्रॉफिट इतना मिल गया हमारे को उसके बाद, बिकॉज वो लैंड बच गई है, वो प्लानिंग से बाहर है। ओके। आज के टाइम पे तो उस लैंड का हिसाब ही नहीं था। एंड व्हाट वुड बी यार आपकी वर्स्ट डील कौन सी होगी, अगर आपने कहीं पे शायद हो सकता है कि पैसे फंसा, खुद के पैसे फंस गए हो आपके,
ऐसे यार वर्स्ट डील तो मेरी ये थी कि मैंने यहाँ से बैठे बैठे दुबई में इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, ओके, विदाउट सीइंग द प्रॉपर्टी। हाँ, बस वहाँ पे ये कि 3 दोस्त बैठे थे, अच्छा, ठीक है, हम लोग बैठे हैं, ड्रिंक्स की बात चल रही है कि ठीक है यार दुबई बहुत अच्छा मार्केट जा रहा है, अरे इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है, जेवर पे तेल के कुएं में इन्वेस्ट कर दिया क्या आपने? तेल के कुएं में कह सकते हो आप, यही कह सकते हो, वहाँ पे जाके किसी ने तेल के कुएं में आग भी लगा दी। अच्छा, ओके। बट ठीक है, वो वहाँ से निकल आया पैसा, वही ज़्यादा सही था। एंड जो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो व्हाट डू यू थिंक इज सपोर्टिंग इट द मोस्ट? एग्रीकल्चरल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस ऑफ नोएडा? नोएडा में मतलब आपने जो जो पॉइंट्स बोले हैं वो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो नोएडा में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आज के टाइम पे जो थोड़ा पुश दे रहा है वो है आईटीज। ओके, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बिग फोर्स हैं, उन सबके ऑफिसेज यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, अभी रिसेंटली आपका एक्सेंचर और इन्फोसिस, इन लोगों ने पूरा का पूरा 132 में पूरी बिल्डिंग एक्वायर करी है अपने लिए, ओके, ये जिसको लीज पे लिया इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए। सो इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज और भी कंपनीज हैं जो मतलब इवेंचुअली नोएडा को चूज कर रही हैं अपने नेक्स्ट फर्दर रीजनल ऑफिसेज के लिए, ओके, तो उनके आते आते क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, अच्छे पेइंग कैपेसिटी वाले लोग आएंगे, ओके, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली, उनके टेस्ट के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके अकॉर्डिंगली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक जो जेवर एयरपोर्ट है उसका आज के टाइम पे एंड फ्यूचर के टाइम पे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लैंड के आसपास? कि बिकॉज ऑफ जेवर एयरपोर्ट आज जो प्राइस है और प्रॉब्ली प्राइस डाउन लाइक 5-10 years डाउन द लाइन, तो उन दोनों के अंदर प्राइस हाउ इज इट डिफरेंट? एंड एक्सपेक्टेशन जो हमारी जेवर एयरपोर्ट से है कि लोग जो सोचते हैं कि जेवर एयरपोर्ट आ गया है तो बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार जेवर एयरपोर्ट का आना बेसिकली आप ये मान के चलिए, एयरपोर्ट से बड़ा मतलब एयरपोर्ट से मेगा प्रोजेक्ट तो कोई गवर्नमेंट और कुछ प्रपोज कर ही नहीं सकती है। ओके, सो गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पे एयरपोर्ट ला के दे दिया, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? वहाँ पे आपका दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओके, ठीक है, जो आपका 1483 किलोमीटर लंबा बन रहा है, जो आपका शिपमेंट दादरी से सीधा मुंबई, वाइजैक, मुंद्रा, इन वाले पोर्ट्स तक जाया करेगा। ओके, जो पहले शिपमेंट आपका महीने भर या मतलब 1.5 महीने में जाती थी, वो आज के टाइम पे आपका 2 दिन 4 दिन मैक्स टू मैक्स उनमें जाएगी नॉन स्टॉप। तो उससे बड़ा आपको क्या चीज़ चाहिए? कोई भी जगह को उठाने के लिए ना सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है वो है आपका एयरपोर्ट। ओके, कनेक्टिविटी उसके आसपास आती है, वहाँ पे उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, उससे मतलब बाहर से लोग वहाँ पे आ रहे हैं उस जगह में, वो जगह हाईलाइट हो रही है, ठीक है, होटल्स वहाँ पे आएंगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आएंगी, ओके, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइन एयरपोर्ट होता है। उसके बाद आपका जो ये ड्राई पोर्ट्स हो गए, ठीक है, ये आते हैं, फिर इसके बाद आपका बस टर्मिनल्स, ये सब, ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, कनेक्टिविटी जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी उस जगह में डेवलपमेंट होता जाएगा, बिकॉज नए नए लोगों को एक्सेस मिलेगा उस जगह। ओके, बट व्हाट इफ अगर ये जेवर एयरपोर्ट की जितनी हाइप है, ये उतनी हाइप उस रिजल्ट उस तरीके से वो रिजल्ट ना कर पाए कि जेवर एयरपोर्ट जैसे बना दिया है कि अगर कि अब एस्टिमेट है कि कुछ टाइम में ये इतना बड़ा बन जाएगा, अभी सिर्फ कार्गोज जा रही हैं, तो अगर ये कार्गो से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो हाउ इज इट डिसएडवांटेज टू पीपल हु हैव गॉटन प्रॉपर्टी देयर? पहली बात, ये एयरपोर्ट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये एयरपोर्ट 4 फेजेस में बन रहा है। ओके, ठीक है, और ये मतलब दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में ही काउंट करा जाएगा। ओके, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं, मतलब अभी ये देखा जाएगा 2038 या 2040 तक जाके एयरपोर्ट आपका बनेगा, 2041 तक जाके आप मानो। ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपका डेवलपमेंट चलेगा। अभी ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बैठे हो। अगर मैं बात करूँ प्लॉट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल्स की, तो इनमें से व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर ऑप्शन? किस में से आपको, मतलब अगर मेरे पास पैसा हो तो मुझे कहाँ, व्हाट वुड यू सजेस्ट? पहली बात, जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, अपनी अपनी मतलब एक कैपेसिटी होती है कितना आपको रिटर्न दे सकते हैं। ओके, राइट, वैसे प्लॉट से ज़्यादा रिटर्न तो मैंने अभी तक नहीं सुना, ज़मीन से बढ़िया रिटर्न तो कोई चीज़ दे ही नहीं सकती है। ओके, राइट, बट ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो प्लॉट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, जिन्हें चाहिए कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हमें तो बना बनाया घर चाहिए। ओके, ठीक है, तो वो लोग फ्लैट्स लेते हैं, या कोई कहता है कि भाई मेरा सैलरी पैकेज अच्छा है और मेरे पे इनिशियली अभी से 10 या 20% देने को ही पैसा है, बाकी मैं अपना लोन कराऊंगा तो मेरी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी, तो मैं उसमें अफोर्ड कर लूंगा। ओके, तो उन लोगों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो फ्लैट्स हो गई बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो
अराउंड 5 to 10 years के अगर मैं ROI देखूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे 5 से 10 साल में चाहिए एक प्रॉपर्टी फ्लैट से या कमर्शियल प्लॉट से, तो इनमें से तीनों में से को बेस्ट कौन सा रहेगा? व्हाट वुड यू सजेस्ट? प्लॉट। ओके, एनी डे। प्लॉट वुड गिव मी अ हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन तीनों में से। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट मिथ्स जो लोगों को लगता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी? आप जेवर एयरपोर्ट को कंसिडर कर लो या फिर पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर के एक्सटेंशन को अगर आप कंसिडर करो, तो यहाँ पे मिथ्स क्या है? लोगों कहाँ पे लोग धोखा खा रहे हैं? मिथ एक अलग चीज है, धोखा खाना एक अलग चीज है। ओके, तो मिथ क्या है? पहले मिथ से स्टार्ट। मिथ तो लोगों का ये है कि रातों रात हम यहाँ पे करोड़पति मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। आपने आज पैसा लगाया, आप सोच रहे हो कि मैं अगले महीने निकाल लूंगा और मेरे को डबल ट्रिपल मिल जाएगा पैसा। ओके, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ओके, ठीक है। पेशेंस होगी, आप अपने सामने अपना पैसा मल्टीप्लाई होता देखोगे। ओके, वो आपका 2x भी जाएगा, 4x भी जाएगा, और अगर उस जगह में पोटेंशियल होगा तो वो आपका 10x भी जाएगा। ओके, ठीक है। तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। चीज आप ऐसी पसंद करो जो आप इजीली मैनेज कर पाओ, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मतलब सपोर्ट कर सके। ओके, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 करोड़ का अपार्टमेंट ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोन भी ले लोगे, आपका 80% लोन हो जाएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बट यार जब आपका वहाँ पे उस पर पोजेशन भी आएगा और तब तक आप पैसा दे नहीं पाओगे तो कुछ नहीं, आपको तो डेस्परेटली मार्केट में बेचना पड़ेगा, है ना। तो चीज आप ऐसी देखो जो आप कंफर्टेबली कर पाओ, जिससे कल को आप 4 लोगों को अगर एडवाइस दो कि हाँ भाई मैंने प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी मुझे इतनी फली, हाँ, तो उस तरीके से सोच के चलो। ये नहीं कि हाँ भाई प्रॉपर्टी ऐसी ले ली जब आप पैसा दे नहीं पा रहे हो, बाद में जाके आपको खुद को भी ऐसा लग रहा है कि अरे यार प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तो बेकार है, बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, तो वो आपकी सिचुएशन है। तो ये हो गए मिथ्स। व्हाट अबाउट स्कैम्स? अगर किसी को अगर हाउ टू, कैसे स्कैम से बचा जाए? यहाँ पे प्रॉपर्टी के स्कैम्स जो, क्योंकि काफ़ी मैंने अपने रिश्तेदारों में भी सुने हैं कि कोई ना कोई डर हमेशा रहता है कि कहीं स्कैम हो जाए, कहीं धोखेधड़ी हो जाए, पैसे फंस जाए। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये स्कैम से कैसे बचें? स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, ठीक है, आप जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हो वो आपकी रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए। ओके, ठीक है, और आपको उसकी लीगैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, उसके ओनर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। ऐसा भी ना हो पता चला कि आपने प्रॉपर्टी ले ली है, उसका जो ओनर है वो बहुत सारे स्कैम्स मतलब फ्रॉड करके आ रखा है, उसकी कंपनी मतलब NCLT में जाने को तैयार हुई है, प्रॉपर्टी कहीं अटैच हो रखी है, बैंक में अटैच हो रखी है, बाद में आपने ले रखे हो, आप भी अटके हुए हो कोर्ट कचहरी के चक्करों में। ओके, तो बेटर ये कि आपको थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, बैकग्राउंड चेक जरूर करो। ओके, ये मेरा सजेशन है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्री लॉन्च? जो जो बिल्डर्स होते हैं वो प्री लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टीज का, तो इज इन्वेस्टिंग इन प्री लॉन्च इज अ गुड आइडिया? इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग यू कैन एवर डू। एंड व्हाई इज दैट? क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज आप उस टाइम पे वहाँ पे प्री लॉन्च में एंटर कर रहे हो। बेसिकली जो डेवलपर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी तीन फेजेस में मार्केट करता है। पहला आपका सॉफ्ट लॉन्च, दूसरा आपका लॉन्च, और तीसरा आपका सस्टेनेंस। ओके, ठीक है। सॉफ्ट लॉन्च तब होता है जब उस जगह की नींव खुद रही होती है, ओके, जब एक्सकेवेशन होता है, ओके, ठीक है, उससे पहले मार्केट में फ्लोट कर दिया जाता है कि मैं अपना ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, सो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे से आके चीज ले सकते हैं। ओके, तो उनको ऑब्वियसली उस चीज का बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। उन्हें मतलब जब तक वो प्रॉपर्टी आपका लॉन्च तक पहुंचती है तब तक बिल्डर ऑलरेडी अपना 40% माल बेच चुका होता है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्राइस रिवाइज करता है अपने, ठीक है, फिर वो प्राइस बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली बिल्डर के पास फंडिंग आ गई है, उसने अपना काम चालू कर दिया है, लोगों को दिखने लग गया डेवलपमेंट, तो बिल्डर उस चीज का प्रीमियम तो चार्ज करेगा ही करेगा। एंड ओके, सो अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे जैसा कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, जिसके पास एक स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है कि मैं एक बार में जाके वो अमाउंट दे सकूं, सो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ डू आई गेट इनटू दिस मार्केट? हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज और लैंड और कमर्शियल प्लॉट्स? मैं तो ये बताऊंगा स्पेशल पेमेंट प्लान वाली चीज देखनी चाहिए। ओके, व्हाट इज दैट? आज से 3-4 साल पहले तक बिल्डर्स ने सबवेंशन स्कीम दे रहे थे। अच्छा। ठीक है। काफी बिल्डर्स भी थे जिन्होंने वो चीज नहीं करी। ठीक है। बट ये था कि 20-80 पेमेंट प्लान, 30-70, ओके, ठीक है, 60-40, ओके, या 40-60, 10-90 भी हुआ था। अच्छा, 10% अभी और 90% पोजेशन पे। ओके,
ऐसी चीज में डालो, ओके ठीक है, कि जब आपको पोजेशन आ रहा हो, पोजेशन पे जाके आपको मैक्सिमम पेमेंट अपनी पोजेशन पे करनी है और आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उस टाइम पे अगर आपको एग्जिट भी लेना होगा तो आप अच्छे से एग्जिट ले लोगे और अपना एप्रिसिएशन अलग लेके जाओगे। ओके तो वो चीज़ ज़्यादा सूटेबल होगी। ओके। एंड अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट की इतनी हाइप है, तो ये हाइप आप अगर आपको गुड़गांव से कंपेयर करनी पड़े तो गुड़गांव से हाउ विल यू कंपेयर दिस हाइप? कि मतलब एक्चुअली जैसे गुड़गांव में पे स्टार्टिंग में बहुत हाइप थी, एम्बियंस मॉल बन गया था, फिर उसके चारों तरफ बहुत हाइप हुई। मैं आपको इससे पुरानी बात भी बताया था। अच्छा। गुड़गांव जब एयरपोर्ट बना तो गुड़गांव को बनाने वाली एक तो मारुति उद्योग विहार, अच्छा हाँ ठीक है, वो जब बना उसके बाद डीएलएफ, ओके इन दोनों की वजह से ही आज के टाइम पे गुड़गांव में इतना डेवलपमेंट है। ओके ठीक है, तभी जाके जब इन्होंने इंफ्रा बना दिया तब बाकी लोग आए वहाँ पे, उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करे, वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई, एक अच्छी मतलब वर्किंग क्लास वहाँ पे आती चली गई, आईटीज मतलब जितनी आईटी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, ये सब वहाँ पे आती चली गई। ओके। तो उसके साथ साथ मतलब इवेंचुअली गुड़गांव आज स्टेज पे पहुँच चुका है कि वहाँ पे अपार्टमेंट लेना तो हर किसी की बस की नहीं है। ओके। एंड अगर मुझे लेट्स से अगर मुझे लोन लेना है तो क्या लोन लेके मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मुझे जैसे वर्किंग क्लास में हमेशा होता है कि सेव करो पैसे सेव करो, फिर लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे घर ले लो? ये तो एक ऐसी चीज़ है, ये मतलब ये आपको अपने आप ही फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ में कमेंट नहीं करना चाहता कल को कि आप लोन ले लो, कल को चीज़ें ऐसी ना हो पाए। ओके। बट अगर मेरे से अगर आप पूछोगे तो हाँ, मैं मतलब अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ही इस हिसाब से करूँगा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बहुत भी अगर ये सपोर्ट ले रहा हूँ तो वो मैं उस चीज़ के लिए ले रहा हूँ कि जहाँ मेरे को उसका रिटर्न मिले। मतलब अपनी स्टडी करूंगा, मैं उस लोकेशन के बारे में देखूंगा, वहाँ आसपास देखूंगा कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि कल को मैं एग्जिट ले सकता हूँ या नहीं। ठीक है, कल में पता चला आपने लोन भी ले लिया, प्रॉपर्टी आपने ऐसी लोकेशन पे ले ली, सस्ते के चक्कर में आपने ऐसी लोकेशन चूज करी जो जिसका अभी 10 साल भी फ्यूचर नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। सो आज तक आपने टोटल कितनी डील्स क्लोज की होंगी, कितनी डील्स क्रैक कर पाए हैं आप आज तक? नहीं, स्टार्टिंग से आपके करियर के स्टार्टिंग से आज तक एनसीआर के अंदर 300 के आसपास 300 डील्स क्लोज किए हैं आपने। एंड व्हाट डू यू थिंक, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक गुड एजेंट और एक ब्रोकर में क्या डिफरेंस है? एक एजेंट और एक ब्रोकर में जो डिफरेंस है वो आप यही मान के चलो, जो ब्रोकर है, ब्रोकर का काम सिर्फ 1% पे खत्म हो जाता है। ओके। आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, 1% आपसे लिया, 1% सेलर से लिया, ठीक है, एग्रीमेंट आपका बनवाया, हो गया काम खत्म। उसके बाद ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी में कोई भी लीगैलिटीज में कोई दिक्कत है या आगे फर्दर कुछ भी होता है तो उससे उसका लेना देना नहीं। ओके। ठीक है, एक एजेंट और एक कंसल्टेंट का ये काम है कि वो आपको मार्केट में एंटर करना सिखाता है। ठीक है, वो पूरी स्टडी करता है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। ओके। वो डेली घर से निकल रहा है, अपना रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, पेट्रोल खर्च कर रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, हाँ, ट्रैवल कर रहा है साइड टू साइड, पूरी रेकी कर रहा है। ठीक है, क्या चीज किस तरीके से होती है, किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, वो ये सारी स्टडी करने के बाद अपने सालों का जितना भी उसने टाइम इन्वेस्ट किया है उसके बाद जाके आपको गाइड करता है कि आप किस तरीके से इसके अंदर एंटर कर सकते हो, कितना आप पैसा कमा सकते हो अपने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, और आप कब एग्जिट ले सकते हो। जो सजेशंस देते हैं, जैसे कोई मामा का बेटा, कोई चाचा का बेटा, कहता होगा हाँ, कि तो उनके सजेशंस का क्या किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। यार उनके सजेशन का तो मैं ही बोलूँगा, ठीक है, ताऊ चाचा हैं सब लोग, मतलब किसी को भी मतलब रिश्तेदारों को ऐसे कोई मतलब उनके लिए कुछ गलत नहीं कह सकता मैं, बट ठीक है, सबको नमस्ते, बढ़िया है। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे कि यार मेरे तो भी मेरे अंकल हैं, ठीक है, माय अंकल ही लिव्स ओवर देयर एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि ये जो प्रॉपर्टी है, अरे ये तो हमने बहुत देखी है, ऐसी नहीं, मैं दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो आधे से ज़्यादा लोगों का उनको यही नहीं पता होता कि उनके जो अंकल हैं वही रख के उनका काट रहे होते हैं। ओके, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ ये सच है। एक आज के टाइम पे एक रेफरेंस वाला बंदा ही मतलब जो लोगों का ये भरोसा उठ जाता है कि यार हमारे साथ तो ये हुआ है। एंड ये जो जब ब्रोकर्स आ जाते हैं बीच में और ये एक फेक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये लास्ट फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर, तो ये आपका अगर आप नहीं ले पाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसके सिवा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसमें जो इज देयर कोई प्राइस इन्फ्लेशन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, बड़ा चढ़ा के? इन्फ्लेशन ओके,
ये सब सेल्स है। ओके और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बेचने का। कोई अर्जेंसी पे बेचता है, कोई आपके भरोसे पे बेचता है, कोई आपको प्रॉपरली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करके। ओके ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर कभी कोई अर्जेंसी भी आ रही है, और मैं तो ये बोलूंगा अगर आपको वो चीज समझ में आ रही है तो आप डिसीजन लो। अगर मन में 1% भी डाउट है, ठीक है, तो दूसरे का टाइम मत वेस्ट करो, आप अपने आप वहां से बैकआउट कर जाओ, कहीं और चले जाओ, या उसको क्लियरली मना कर दो उसके मुंह पे। ओके, तो अब अपना रिसर्च पूरा होना चाहिए। हाँ, मतलब आप अपनी संतुष्टि करो, ठीक है, आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आप कहाँ पैसा डाल रहे हो और किसके थ्रू डाल रहे हो। ओके, एंड ऐसा कोई कुछ आपको कोई मेमोरी में ऐसी कोई इंसिडेंट्स हो जो आपने प्रॉब्ली कोई इन्वेस्टमेंट रिग्रेट की हो, या फिर एक डील जो आप नहीं ले पाए या सोचते हो कि काश मैंने पहले उसमें डाल दिया होता पैसा? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने वो रियल एस्टेट में ही है एंड ही इज द सेकंड जनरेशन इन दिस बिजनेस। ओके, सो उसने मेरे को एक टाइम में जेवर, मतलब वो ही मेरे को जेवर पे लेके आया था। ओके, और उसने एक टाइम पे मुझे बोला था कि यार ये वाली इंडस्ट्री मिल रही है 65 लाख रुपए की, शायद 300 मीटर थी या ज़्यादा बड़ी थी, वो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। तो बस मेरे फादर ने बोला कि यार यहाँ तो अभी सड़क भी नहीं बनी, ठीक है, सेक्टर 29 की इंडस्ट्री थी वो, यहाँ पे अभी कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं, एयरपोर्ट जब बनेगा तब देखेंगे। ओके, 2 साल पहले ही पता चलता है वो इंडस्ट्री बिकी है 2 करोड़ 75 लाख रुपए की। ओके, एंड बाइंग प्राइस क्या था उसका ऑलमोस्ट? जो मतलब वो तो इनिशियल अलॉटमेंट की थी। अच्छा, ठीक है, जो लोगों को इनिशियल अलॉटमेंट हो रखे थे आपका 6500-7000 के आसपास। ओके, एंड इफ देयर इज एक एरिया जो आप बोलना चाहो जिस पे आप बेट करना चाहो कि अगर आपको कोई एक सॉलिड सजेशन मांगे आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम, पर्टिकुलर एरियाज जो आपके नज़र में हो एज अ पर्सन हु हैज बीन इन्वॉल्वड इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग? मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। अगर आपको ये है कि पैसा अपना घुमाना ही है तो एयरपोर्ट के आसपास डालो। ओके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इस टाइम पे मतलब इंटरनेशनली ग्लोबली जेवर एयरपोर्ट को लोग जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। ओके, ठीक है, ये एक हॉटस्पॉट बन चुका है। ठीक है, तो एनआरआईज बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ करो। और अगर आपको ये है कि आप लॉन्ग टर्म में अगर देख रहे हो और आपको नोएडा समझ नहीं आ रहा, नोएडा आपको अपनी कैपेसिटी से बाहर लग रहा है, तो आप टीयर 2 सिटीज में जाके इन्वेस्ट करो। ओके, टीयर 2 में इस टाइम पे आने वाले जो 5 साल हैं, टीयर 2 का बहुत ही अच्छा मार्केट है। ओके, टीयर 2 कोई सजेशन, कोई मेरिट? बिकॉज अब मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अपना ये जेवर के आसपास क्या है ना, सारी की सारी चीजें जो हैं ये अथॉरिटी के अंडर में है। ओके, तो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको भाई अपना प्राइवेट डेवलपमेंट करना है, अब वो उस लैंड को लेने जाते हैं, ठीक है, अथॉरिटी में बात नहीं बन पाती या फिर वो लैंड डील उनकी क्लोज नहीं हो पाती, ठीक है, उनको प्लॉट्स लेके आना है या फिर उनको अपना कोई अच्छा डेवलपमेंट लेके आना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अलीगढ़ मतलब टप्पल बॉर्डर वो क्रॉस नहीं करना चाहते, जेवर टप्पल बॉर्डर जो है, ओके, कि अल्टीमेटली वो जेवर के नाम से चीज आनी जाती है, उस तरफ नहीं लोग जाते ज्यादा। ओके, तो अब लोगों का जो मूवमेंट आ रहा है वो मेरठ की तरफ हो रहा है, बिकॉज दिल्ली के नजदीक में हार्डली आपका 45-50 मिनट में आप मेरठ से अक्षरधाम पहुंच जाते हो। ओके, एंड व्हाट अबाउट कनेक्टिविटी? अगर कोई दिल्ली में रह रहा हो और उसको कुछ सबसे नियरेस्ट कनेक्टिविटी वाइज कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा कोई आ रहा है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है जिसमें लोग कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करना? मतलब रहने के हिसाब से आप रहने के हिसाब से, फ्रॉम प्रॉब्ली बाइंग और इन्वेस्टिंग के हिसाब से? इस टाइम पे आपको नोएडा एक्सप्रेसवे कंसिडर करना चाहिए। ओके, नोएडा एक्सप्रेसवे में जो अभी हमारा अंडर वैल्यूड सेक्टर है वो सेक्टर 128, सेक्टर 128 जेपी वेस्ट टाउन। ओके, अब जैसा आपको पता ही है, अदानी ने जेपी को टेक ओवर कर लिया। अभी भी जो भी केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वेदांता ने भी अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है, ये चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली आप ये मान के चलो, अगर 2 इतने बड़े जायंट्स अगर एक लैंड पार्सल के लिए अगर लड़ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना यहाँ पे। एलएनटी वहां पे आ चुका है, कल्पतरू अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, ठीक है, 100 एकड़ का गोल्फ कोर्स है आपके सामने, आपको इससे ज्यादा क्या चीजें समझनी है? ठीक है, वो है जगह पैसा डालने की। ओके, आपको वहां पे एक सेम विसिनिटी में 8 से 10 करोड़ का अपार्टमेंट मिलता है गोल्फ कोर्स की तरफ का ही। ओके, ठीक है, उसी व्यू के साथ, और वहीं पे आपको अभी भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए में, ठीक है, जेपी के अंदर अपार्टमेंट मिल जाएगा जो सिमिलर व्यू वाला होगा। ओके, गोल्फ कोर्स फेसिंग, गोल्फ कोर्स फेसिंग। अदानी का स्टैंप लगने के बाद यहाँ की प्रॉपर्टीज नहीं रुकेंगी। ओके, प्लस यहाँ से दिल्ली नजदीक है आपका,
True. रेडी टू मूव है तो ये बहुत अच्छी चीज है। Okay. L&T यहाँ पे लेके आया हुआ है 30-70 के पेमेंट प्लान पे, मतलब वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Okay. आपके दोनों तरफ प्रॉपर्टी के गोल्फ कोर्स है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप अपना 10 से 15 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हो, इससे ज्यादा क्या लोगे? ऐसा सिंस यू आर अराउंड सो मेनी पीपल जो कि रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सीक्रेट या फिर ऐसी कोई चीज़ जो लोग अपने बायर्स को चाहते हैं कि उनको ना पता लगे, कुछ ऐसा कुछ जो अंडर सिर्फ एक कोड वर्ड में चलता हो, कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहोगे? सच बात तो ये है कि लोग पैसा कमाते हैं। ओके। ठीक है। और कोई भी ये बताना नहीं चाहता कि उसने पैसा कैसे कमाया। ओके। ठीक है। हमारे वाले ट्रेड में जितनी भी डेस्परेट डील्स आती है ना, काफी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अरे पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, आप बस प्रोडक्ट बताओ। तो मैं उनको नाइट स्प्रेड्स बता देता था, ठीक है, उनको मैं M3M बता देता था कल। तब वहां पे जाके कहते नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, हमारा तो 2-2.5 करोड़ तक का बजट है। ओके। ठीक है। तो अब ऐसी जो चीजें आ जाती है ना, ये जो चीजें होती हैं, हमारा कस्टमर को ना ओपनली बता देना चाहिए कि मैं ये इतनी चीज प्रेफर करता हूँ। ओके। मैं इतने का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो बताओ। ओके। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे डेस्परेट डील वाले जो भी लोग बैठे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान अपना कराते हैं। ओके। पहली बात, अगर मार्केट में कोई चीज मार्केट वैल्यू से, ठीक है, 20 या 25% सस्ती मिल रही है, तो कुछ तो बात होगी। या तो वो जो सेलर है, ठीक है, उसको फंड्स की अर्जेंसी होगी, तो वो उसको फंड्स देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, सबको पता है, वो उसके रिश्तेदारी सबसे पहले उसको पैसा देगी, वो प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। ओके। नहीं तो अगर वो किसी मीडिएटर को बताता है, कोई चैनल पार्टनर होता है, तो वो भी अपने फंड्स अरेंज करके रखता है, वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ओके। ठीक है। फिर बाद में जाके वो मार्केट रेट पे बिकती है। ओके। ठीक है। तो ये वाली चीज होती है कि मीडिएटर्स यूजुअली नहीं उस चीज को डिस्क्लोज करते कि उन्होंने कितने की वो बाइंग करी है। ओके। तो सबसे बड़ी आपको क्या लगता है मिस्टेक, वेयर इज द मिस्टेक, वेयर इज अ गैप, लोग ज्यादा गलतियां कहाँ कर रहे हैं? 90% पीपल दे मेक मिस्टेक ऑफ नॉट कंसल्टिंग द राइट एंड वेरीफाइड चैनल। ओके। राइट एंड वेरीफाइड को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे आप? मतलब वेरीफाइड क्या होता है इसके अंदर? वेरीफाइड ये जिसके पास रेरा नंबर है, रेरा नंबर है, ठीक है, जिसके पास अपना प्रॉपर अपना सेटअप है, ओके, जो वहाँ पे जाके स्टडी करे, जो रेकी कर रहा है। आप किसी की बातों में आके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो। ओके। आप अपनी तसल्ली करो, किसी ऐसे बंदे पे देखो जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जिसके भरोसे पे आप अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा सकते हो। ओके। हवा में चलते चलते किसी के भी ऊपर भरोसा मत करो। ओके। आप सबसे पहले उस बंदे को देखो, उससे बात करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है, उसकी कंपनी के बारे में गूगल करो, ओके, ठीक है, उस बंदे के बारे में गूगल करो, ठीक है, उसकी ऑफिस को आप विजिट करो, आपको देख के लगता है कि इस बंदे में उतना दम है कि आपके फंड्स को मैनेज कर सकता है, ओके, तब जाके डिसीजन लो। ये नहीं कोई आपको सड़क पे खड़ा हो कुछ भी आपको एडवाइस दे, नहीं सर ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो आप नुकसान उठाओगे।